एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले क्लास 12th इकोनॉमिक्स। तो हम स्टार्ट करने वाले इंडियन इकोनॉमिक्स से। सो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, प्यारी इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले। ईव का मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले, है ना। इंडिपेंडेंस पहले हमारी कैसी थी इंडियन इकोनॉमी, क्या उसमें ग्रोथ रेट था, कैसी थी, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो आज हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। सो अगर पहले बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर, ईस्ट इंडिया कंपनी याद है ना। ब्रिटिशर के आने से पहले हमारी प्यारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। देखो, इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रियन इकोनॉमी, मतलब मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, लिवलीहुड, है ना। अब जो हमारी फार्मिंग होती थी, मतलब कि कल्चर, मतलब एग्रीकल्चर होता था, उसमें सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि हमने क्रॉप तो उगाई, क्रॉप ग्रोन फॉर सेल्फ कंजम्पशन मतलब हमने वो उगाई बेचने के लिए नहीं, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और जो बचा वो हमने बेच दिया, बस वही है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यही है, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी वो एग्रियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। अब देखो, उनके आने से पहले तो इंडिया इंडिपेंडेंट ही था, इंडिपेंडेंट, है ना, मतलब कि आत्मनिर्भर, है ना। इंडिपेंडेंट था उनके आने से पहले। ऑब्वियसली हम मोस्टली ट्रेड करते थे, हम बाहर से कुछ नहीं, मतलब कि बहुत कम होगा, हम कुछ नहीं लेते थे बाहर से, हम मोस्टली एक्सपोर्ट करते थे चीज़ें, है ना। फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अब ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक्सपोर्ट कर देते, मतलब एग्रीकल्चर से हैंडीक्राफ्ट गुड्स, लेकिन हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो बहुत फेमस थे। इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब ब्रिटिशर के आने के बाद क्या होगा वो हम आगे देखेंगे अभी। अब एग्रीकल्चर वो द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। हाँ, हमने ये अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर फॉर मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड, मोस्ट पीपल डिपेंडेंट थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर ही, ठीक है। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है क्रॉप ग्रोन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हम क्रॉप उगाते थे, सेल्फ कंज्यूम कर लेते थे, जो बचता था उसे बाकी बेच देते थे, बस वही है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो ये था हाल इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश रूल के बाद हुआ, मतलब ब्रिटिश रूल के बाद नहीं, ब्रिटिश रूल के अंदर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक जब ब्रिटिशर आ गए, तो जब हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, उन्होंने बहुत सारे नए नए वो इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू करी, जो कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए इंटरेस्ट, मतलब कि ब्रिटेन के लिए ही करी, अब अपने देश के लिए करी, है ना। क्यों? क्योंकि वो बस हमसे चीज़ें लेना चाहते थे और हमें अपने फिनिश्ड गुड मतलब बेचना चाहते थे। अब दे हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब ये समझो, इंडियन इकोनॉमी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम जो रॉ मटेरियल मतलब कि कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, मतलब कि ये सब रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट तो करते और ब्रिटेन में कर रहे थे, है ना, और चीपर कॉस्ट में भी। अब चीपर कॉस्ट वैसे ही मतलब कि हम और भी चीपर कर रहे थे, क्योंकि उनका ही तो रूल था, है ना, ब्रिटिशर्स का। तो हम चीप रेट में कर रहे थे, और साथ में रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल देते, एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अब आप समझो, अगर आप कुछ जैसी वीट हो गया, ठीक है, आप वीट लाते हो, आप वीट डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हो नहीं, वीट लाते हो, है ना, फिर उसका आटा बनता है, मतलब कि वीट लाते नहीं पहले, मतलब कि उसका आटा बनता है, फिर जब भी तो आप उसकी मतलब कि चपाती बना के कंज्यूम कर लेते होगे। तो
ऐसे ही हुआ कि हमने ब्रिटेन में रॉ मटेरियल तो दिया, पर उधर उन्होंने फिनिश गुड्स दे के हमें ही बेचना शुरू कर दिया वापस। और वो फिनिश गुड्स कैसे होते थे? मशीन के बने हुए, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों क्यों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गए, क्यों ये ब्रिटिशर के जो इम्पोर्ट करते थे फिनिश गुड्स क्यों इतने मतलब कि मार्केट में वही लोग खरीदने लगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर बिकेम बैकवर्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बैकवर्ड हो गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए बैकवर्ड हो गया था, देखो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों बैकवर्ड हो गया था। उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम चला दिया, लैंड सेटलमेंट सिस्टम चला दिया, उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप कर दिया। अब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ है ना, मतलब क्रॉप कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रॉप है ये, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से मतलब कि उन्होंने बोला कि कैश ग्रो करो। कैश ग्रोप मतलब कि कॉटन, इंडिगो, ओपियम और जूट, ये सब ग्रो करो। मतलब कि हम अभी हमने डिस्कस किया सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती, फूड क्रॉप ग्रो करी जाती थी। उन्होंने मना कर दिया, नहीं मनी मतलब कि मनी क्रॉप, कैश क्रॉप आप ग्रो करो, हम आपको इतने पैसे देंगे। मतलब कि एक तरह का लालच दे दिया उन्होंने। तो सब मतलब कि अब उन्होंने दिया कि हमारे बेनिफिट होगा, तो सब लोग मतलब कि उगाने भी लगे सारे फार्मर्स। अब इंडिगो और ओपियम की वजह से लैंड बैरर होने लगे। मतलब कि अब बोलते हैं ना जैसे कि ओपियम इंडिगो, उसकी वजह से लैंड ख़राब होने लगे, मतलब कि उन पर खेती करने लायक वो चीज़ें नहीं रही, मतलब कि मिट्टी ख़राब हो गई ओबियसली, क्योंकि इंडिगो ओपियम है ना, उनकी वजह से मिट्टी ख़राब होने लगी। और जो कि उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम्स चला दिए थे, कई सारी चीज़ें चला दी थी, हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और जीडीपी ग्रोथ वॉज लेस दैन 2%। अब जीडीपी ग्रोथ, अब उनके आने के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ लेस दैन 2% से बढ़ रही थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 2% भी नहीं थी। अब पर कैपिटा इनकम वो जस्ट 0.5% पर एनम, पर कैपिटा इनकम 0.5% थी। अब एक कॉलोनियल रूल की बात है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ 2% से हुई थी और उन पर कैपिटा इनकम वो जस्ट 0.5% पर एनम, है ना। अब हमने ये पढ़ा कि इंडिया मतलब कि इंडियन, अब हमने जीडीपी ग्रोथ पढ़ा, कब पर कैपिटा इनकम। अब ये मतलब कि किसने कैलकुलेट की? कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कैलकुलेट की, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया इंडिया की इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया पर कैपिटा इनकम वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इंडिविजुअल थे, उन्होंने कोशिश करी। नंबर 1 है VKRV राव, ठीक है, दादा भाई नरोजी, विलियम दिग्बे एंड फाइनली श्रीरास। ये 4 थे जिन्होंने अटैम्प्ट करा इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अब आप ऐसे ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले तो VKRV राव, दादा भाई नरोजी, विलियम दिग्बे, फाइनली श्रीरास। इनमें से जो VKRV राव थे उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बताई थी कि 2% से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, 0.5% पर कैपिटा इनकम में, है ना। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताई थी, ठीक है। VKRV राव ने एक्यूरेट बताई थी। वैसे इन सब ने भी करा है, पर VKRV राव ने एक्यूरेट बताई थी। वैसे अगर क्वेश्चन आएगा कि किसने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बताई, तो आपको VKRV राव लिखना है इन चारों में से। और कई बार क्वेश्चन आता है कि किसने कैलकुलेट करी, है ना, और उसमें VKRV राव का नाम नहीं होगा, भले जैसे इन चारों में से किसी एक का भी नाम होगा, तो आपको इन चारों में से कर देना है, ठीक है। तो किसने सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बताई थी? VKRV राव। सो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, ये पार्ट 1 था। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।